हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो टेट, सुपर टेट एवं सीटेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम आपको मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बुद्धि के भाग 1 के रूप में आपको यहाँ पर हम बताएंगे बुद्धि क्या होती है, बुद्धि की परिभाषा क्या होती है, बुद्धि की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताएंगे, बुद्धि के प्रकार के बारे में बताएंगे जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे मानसिक आयु और वास्तविक आयु क्या होती है, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया, बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला क्या है, एवं बुद्धि लब्धि के जो मान प्राप्त होते हैं, यानी जब बुद्धि परीक्षण हम करते हैं उसमें जो बुद्धि लब्धि के मान प्राप्त होते हैं तो उसके अर्थ क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम इन सब चीज़ों को जानेंगे। आइए शुरू करते हैं बुद्धि के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे बुद्धि क्या होती है। देखिए, बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसकी सहायता से व्यक्ति चिंतन, तर्क, कल्पना, स्मरण, अधिगम एवं समस्या समाधान करता है। जी हाँ, बुद्धि एक ऐसी मानसिक शक्ति है, मानसिक क्षमता है, मानसिक योग्यता है जिसकी सहायता से हम अपनी समस्या का समाधान करते हैं। यानी अपनी समस्या का समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, कल्पना करते हैं, जिसकी सहायता से हम अपनी समस्या का क्या कर पाते हैं, समाधान कर पाते हैं। देखिए, बुद्धि की सहायता से हम अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, बुद्धि की सहायता से हम स्मरण करते हैं। तो ये सभी जो शक्तियां हैं, ये मानसिक क्षमताओं का, जो मानसिक योग्यताओं का जो समूह है वह बुद्धि का क्या करता है, निर्माण करता है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, यानी जिसका उपयोग अर्थात हम बुद्धि का उपयोग क्या करते हैं, अपनी समस्या का समाधान करने में करते हैं और नवीन विषय वस्तु को सीखने में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम अब आपको बताते हैं जो है बुद्धि की कुछ प्रमुख परिभाषा जो प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहली परिभाषा हम आपको बता दें, बोरिंग ने सबसे पहले बुद्धि की औपचारिक परिभाषा दिया था और इनकी परिभाषा है पहले नंबर पे है। नंबर 1 में देखिए, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। यानी बुद्धि परीक्षण जिस चीज़ के लिए बनाया गया है और जो चीज़ वह मापता है वही क्या है, बुद्धि है। दूसरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, टर्मन की परिभाषा है, बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन करने की योग्यता है। अमूर्त वस्तु क्या है, ऐसी वस्तुएं जो आपके सामने प्रत्यक्षता उपस्थित नहीं है, फिर भी उसके बारे में यदि आप चिंतन और कल्पना करते हैं तो उसे हम कहेंगे अमूर्त वस्तुओं के विषय में चिंतन एवं कल्पना करना। तो यहाँ पर जो है टर्मन ने कहा था बुद्धि जो है अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन करने की योग्यता है। तीसरी परिभाषा है बकिंघम की परिभाषा, ये भी इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। क्या है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। गाल्टन ने देखिए क्या कहा था, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बुद्धि क्या है, पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। पांचवा देखिए, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, वुडवर्थ ने दिया था। इस परिभाषा को किसने दिया था, वुडवर्थ ने दिया था। और व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम ही बुद्धि है, इसे स्पीयरमैन ने दिया था। तो यहाँ पर आप टर्मन की परिभाषा, बकिंघम की परिभाषा, गाल्टन की परिभाषा निश्चित रूप से याद रखेंगे। टर्मन की परिभाषा है बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन करने की योग्यता है। बकिंघम ने कहा था बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, गाल्टन ने कहा था। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, वुडवर्थ ने कहा था। तो यहाँ पर देखिए, ये बुद्धि की परिभाषा हो गया। आइए हम देखते हैं बुद्धि की प्रमुख विशेषता के बारे में। देखिए, बुद्धि की विशेषता के बारे में देखिए, पहली विशेषता ये है, बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है जो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। दूसरी विशेषता देखिए, बुद्धि की सहायता से व्यक्ति वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन या अनुकूलन करता है। यानी देखिए, बुद्धि एक ऐसी मानसिक क्षमता है जिसकी सहायता से, यानी उस क्षमता की सहायता से व्यक्ति अपने आप को उस वातावरण के साथ जिसमें वह रह रहा है अपने आप को क्या करता है, समायोजित करता है। देखिए, तीसरी विशेषता क्या है, बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। यानी बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। यानी व्यक्ति
का जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य उसे पूरा करने के लिए वह जो है बुद्धि की सहायता से क्या करता है, क्रिया करता है। क्या करता है, उसे प्राप्त करने के लिए क्या करता है, क्रिया करता है। चौथा देखिए, बुद्धि की सहायता से व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन करता है। ये जो टर्मन की परिभाषा में भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी आप ये नहीं कह सकते हो कि जो है बालक जो होते हैं, लड़के जो होते हैं लड़कियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, या लड़कियां जो होती हैं वो लड़के से ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं। ये जो है क्या करता है, लिंग भेद के कारण प्रभावित नहीं होता है। अगला देखिए, बुद्धि की सहायता से व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करता है। जी हाँ, ऊपर भी बताया गया है। और बुद्धि जो होती है वो विभिन्न क्षमताओं का क्या है, योग है। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग है। और यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। बुद्धि स्थिर होती है, यानी यह समय के साथ बढ़ती नहीं है, लेकिन ज्ञान क्या होता है, समय के साथ बढ़ भी सकता है और समय के साथ क्या हो सकता है, घट भी सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आपको बता दें कि जो बुद्धि का अधिकतम विकास होता है लगभग किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर जानेंगे कि मनोवैज्ञानिक वर्णन, ये नाम याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बुद्धि के संबंध में इन्होंने बताया है। मनोवैज्ञानिक वर्णन ने बुद्धि के संप्रत्यय के 3 अर्थ बताए हैं जो निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला है जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि, यानी मनोवैज्ञानिक जो वर्णन हैं उन्होंने बुद्धि के संप्रत्यय के 3 अर्थ बतलाए हैं जो निम्नलिखित है। देखिए, पहला इन्होंने बुद्धि को जननिक क्षमता के रूप में बताया है, परिभाषित किया है। इस अर्थ में बुद्धि वंशानुगत होता है। इसे हैब ने, चाहे हेब लिखा हो, इसे हेब ने बुद्धि ए कहा है। चाहे बुद्धि ए कहिए, चाहे बुद्धि का कहिए, चाहे बुद्धि आ कहिए। और वर्णन ने इसे जीनोटाइप कहा है। वर्णन ने इसे क्या कहा है, वर्णन ने इसे जीनोटाइप कहा है। यानी मनोवैज्ञानिक वर्णन ने बुद्धि के संप्रत्यय के 3 अर्थ बताए हैं, जिसमें पहला अर्थ जननिक क्षमता के रूप में बताया है बुद्धि को, और इस अर्थ में बुद्धि वंशानुगत होता है। इसे हेब ने बुद्धि ए कहा है, वर्णन ने इसे जीनोटाइप कहा है। अब देखिए दूसरा क्या है, वर्णन ने बुद्धि को प्रेक्षित व्यवहार के रूप में परिभाषित किया है। यानी इस अर्थ में देखिए, इस अर्थ में बुद्धि वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, और इसे वर्णन ने फिनोटाइप कहा है। क्या कहा है, इसे वर्णन ने फिनोटाइप कहा है, और हैब ने इसे बुद्धि बा कहा है या बुद्धि बी कहा है। ये दूसरा क्या हो गया, प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि हो गया, जो वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तीसरा देखिए, वर्णन ने बुद्धि को परीक्षण प्राप्तांक के रूप में परिभाषित किया है, और इसमें यह कहा है कि इस अर्थ में बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, यानी जो बोरिंग की परिभाषा थी। और हेब ने इसे क्या कहा है, बुद्धि सी कहा है। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बता दें, सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस का जो संप्रत्यय है वो डेनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक सांवेगिक बुद्धि में दिया है। यानी सांवेगिक बुद्धि के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया है, तो आप बताएंगे डेनियल गोलमैन ने दिया है, और इनकी पुस्तक का नाम क्या था, इमोशनल इंटेलिजेंस था। अब यहाँ पर देखिए अगला हम पढ़ते हैं बुद्धि के प्रकार के बारे में। देखिए, मनोवैज्ञानिक ई एल थांडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। एक सामाजिक बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि, तीसरा मूर्त बुद्धि। यानी सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और कंक्रीट इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे सामाजिक बुद्धि क्या होती है। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य उस मानसिक क्षमता से है जिसकी सहायता से व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है तथा व्यवहार कुशलता दिखाता है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य उन मानसिक क्षमता से है जिसकी सहायता से व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है तथा व्यवहार कुशलता दिखाता है। देखिए, सामाजिक बुद्धि रखने वाले व्यक्ति नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। ये याद रखेंगे, क्या बनते हैं, नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। अब देखिए अमूर्त बुद्धि क्या है। अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन करने की क्षमता को ही अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति
शब्द, प्रतीक, चिन्ह तथा अन्य अमूर्त चीज़ों के सहारे चिंतन करता है। और अमूर्त बुद्धि रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या बनते हैं? कलाकार बनते हैं, गणितज्ञ बनते हैं, पेंटर बनते हैं। अगला देखिए मूर्त बुद्धि के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए मूर्त बुद्धि क्या है? मूर्त बुद्धि से तात्पर्य, तीसरा बुद्धि है इनके द्वारा जो दिया गया है, मूर्त बुद्धि से तात्पर्य किसी ऐसी मानसिक क्षमता से होता है जिसकी सहायता से व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है। अर्थात जो वस्तुएं उसके सामने प्रत्यक्षता होती हैं उसके महत्व को समझता है, उनके बारे में सोचता है, अपनी इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन लाकर उन्हें उपयोगी बनाता है। अब यहाँ पर देखिए मूर्त बुद्धि रखने वाले व्यक्ति सफल व्यापारी बनते हैं, सफल इंजीनियर बनते हैं। और देखिए यहाँ पर सफल व्यापारी बनते हैं, सफल इंजीनियर बनते हैं एवं कुशल कारीगर बनते हैं। अब हम आपको यहाँ बता दें अगला पॉइंट, देखिए मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि अथवा स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है, यानी इसी को व्यवहारिक बुद्धि अथवा स्थूल बुद्धि कहा जाता है। मूर्त बुद्धि को थॉर्नडाइक ने गामक अथवा यांत्रिक बुद्धि भी कहा था। अब यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट में हम ये मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया बुद्धि का प्रकार है, जिनके अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है, एक सामाजिक बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा मूर्त बुद्धि। अब यहाँ पर हम मनोवैज्ञानिक गैरेट के द्वारा बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए हैं। देखिए मनोवैज्ञानिक गैरेट के द्वारा भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए हैं जो निम्नलिखित है। पहला मूर्त बुद्धि है, दूसरा अमूर्त बुद्धि है, तीसरा सामाजिक बुद्धि है। यानी जो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं वही सेम गैरेट ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें मूर्त बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है एवं सामाजिक बुद्धि है। अब देखिए मनोवैज्ञानिक हेब ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। एक को कहा बुद्धि ए, ये वंशानुगत और जन्मजात होती है, जिसे जीनोटाइप कहा है वर्णन ने। और दूसरा है बुद्धि बी, यह वंशानुक्रम और वातावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है और इसे वर्णन ने फिनोटाइप कहा था। और बुद्धि सी, वह बुद्धि जिसे बुद्धि परीक्षण मापता है। यानी हैब ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, बुद्धि ए, बुद्धि बी एवं बुद्धि सी। अब देखिए कैटल ने बुद्धि के 2 प्रकार बताए हैं, एक होती है तरल बुद्धि, एक होती है ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि जो जन्मजात होती है और ठोस बुद्धि क्या होती है? अर्जित की जाती है। अब यहाँ पर देखिए मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति की आयु को 2 भागों में बांटा है। एक को तैथिक आयु कहते हैं, दूसरे को मानसिक आयु कहते हैं। एक को क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, दूसरे को मेंटल एज कहते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तैथिक आयु क्या होती है ये जानेंगे। तैथिक आयु से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक के समय से होता है। तो तैथिक आयु से जो तात्पर्य है व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक के समय से होता है। अतः तैथिक आयु को व्यक्ति की वास्तविक आयु कहते हैं। यानी आपके जन्म से लेकर आज तक, यानी इस समय जो आपकी आयु है, वो जो आयु होगी वही आपकी क्या कहलाएगी? तैथिक आयु कहलाएगी या वास्तविक आयु कहलाएगी। अब देखिए मानसिक आयु के बारे में जानते हैं। मानसिक आयु क्या होती है? देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आप जानेंगे, मानसिक आयु का संप्रत्यय बिने तथा साइमन द्वारा दिया गया था। यानी मानसिक आयु का जो संप्रत्यय दिया है वो बिने तथा साइमन ने दिया है। टुकमैन ने मानसिक आयु को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह एक ऐसा प्राप्तांक है जिसका निर्धारण अपने ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के बच्चों के औसत निष्पादन के साथ तुलना करके किया जाता है। यानी देखिए इनकी परिभाषा एक बार फिर से जो है टुकमैन ने ये कहा है कि यह एक ऐसा प्राप्तांक है जिसका निर्धारण अपनी ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के बच्चों के औसत निष्पादन के साथ तुलना करके किया जाता है। अब यहाँ पर आपको उदाहरण बताते हैं। इस उदाहरण से आप जान जाएंगे कि मानसिक आयु कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, मानसिक आयु कितनी है, कैसे जान पाएंगे। देखिए एक बालक जिसकी तैथिक आयु अर्थात वास्तविक आयु 8 वर्ष है, 12 वर्ष के बालक के लिए
बने बुद्धि परीक्षण पर सफल हो जाता है। यानी उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है, लेकिन जो 12 वर्ष के बालक के लिए बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया है उस पर वो सफल हो गया है, तो उस बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष होगी, जबकि वास्तविक आयु 8 वर्ष होगी। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि बालक चाहे जितने वर्ष का बालक है, वह यदि अपने से ज़्यादा उम्र के या अपने से कम उम्र के या अपने उम्र के बराबर उम्र के बालकों के लिए तैयार बुद्धि परीक्षण पर सफल होता है, तो उसकी मानसिक आयु वही हो जाएगी। जैसे यह 8 वर्ष का है, तो 12 वर्ष के बालकों के लिए जो बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया था वह उस पर सफल हो गया, इसलिए इसकी मानसिक आयु क्या हो गई, 12 वर्ष हो गई। अगर यही बालक 6 वर्ष के लिए तैयार बुद्धि परीक्षण पर 6 वर्ष के बालक के लिए तैयार बुद्धि परीक्षण पर सफल होता, तो उसकी मानसिक आयु 6 वर्ष होती, भले ही उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है। इसके बाद यदि वह जो है 8 वर्ष के बालक के लिए तैयार बुद्धि परीक्षण पर सफल होता, तो उसकी जो है मानसिक आयु कितनी हो जाती, मानसिक आयु हो जाती 8 वर्ष हो जाती। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो मानसिक आयु होती है वो तैथिक या वास्तविक आयु से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। यानी 8 वर्ष के बालक का मानसिक आयु 12 वर्ष भी हो सकता है, 6 वर्ष भी हो सकता है, 8 वर्ष भी हो सकता है, या मतलब 8 वर्ष से कम भी हो सकता है, 8 वर्ष से ज़्यादा भी हो सकता है, या 8 वर्ष के बराबर हो सकता है। यदि देखिए यहाँ पर यदि कम होता है, यानी जो उसकी मानसिक आयु है उसकी आयु से कम होती है, तो व्यक्ति मंद बुद्धि का कहलाएगा। यदि उसकी मानसिक आयु उसके वास्तविक आयु से अधिक होती है तो वह तीव्र बुद्धि का कहलाएगा। और यदि उसकी मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों बराबर होती है तो व्यक्ति या बालक सामान्य बुद्धि का समझा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, हम आपको बताते हैं बुद्धि लब्धि के बारे में। यहाँ पर बुद्धि लब्धि के बारे में आप जानेंगे। बुद्धि मापने का, देखिए बुद्धि जो मापने का सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने तथा साइमन ने 1905 में दिया था। यानी बुद्धि मापने का सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने तथा साइमन ने 1905 में विकसित किया था। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में, यानी इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पॉइंट जानेंगे, बहुत बार पूछा गया है कि बुद्धि का सबसे पहला बुद्धि परीक्षण, बुद्धि मापने का सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया, तो आप बताएंगे बिने तथा साइमन ने, और 1905 ईस्वी में दिया था। और इसमें बुद्धि लब्धि को, यानी इसमें बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया गया था। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं, यहाँ ध्यान देंगे, अब यहाँ पर हम बताते हैं बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को पहली बार जर्मनी के मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने 1912 में प्रतिपादित किया। यानी बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय अवधारणा जो दिया था वो विलियम स्टर्न ने दिया था 1912 ईस्वी में। फिर स्टर्न ने क्या कहा था बुद्धि लब्धि के बारे में? स्टर्न के अनुसार बुद्धि लब्धि मानसिक आयु तथा तैथिक आयु का अनुपात है। यानी उस समय जो स्टर्न के अनुसार बुद्धि लब्धि था वह मानसिक आयु और तैथिक आयु का क्या था? अनुपात था। यानी यहाँ पर देखिए हमने नोट भी किया है, स्टर्न के अनुसार बुद्धि लब्धि जो है मानसिक आयु बटे तैथिक आयु। देखिए इसके बाद देखिए 1916 ईस्वी में बिने साइमन परीक्षण का, ये 1905 ईस्वी में बिने तथा साइमन ने बुद्धि परीक्षण दिया था, उसमें 1916 ईस्वी में बिने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन, ये कौन सा संशोधन है? सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया। यानी 1916 ईस्वी में बिने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया। इसी संशोधन में टर्मन ने बुद्धि लब्धि को परिभाषित करते हुए कहा, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु तथा तैथिक आयु का ऐसा अनुपात है जिसमें 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। यानी कि बुद्धि लब्धि
का मतलब यहाँ पर टर्मन के अनुसार जो बुद्धि लब्धि का सूत्र उन्होंने दिया उस समय, यानी 1916 में जो बिने साइमन परीक्षण में जो संशोधन किया, उसमें जो है बुद्धि लब्धि को परिभाषित किया और कहा कि यह मानसिक आयु और वास्तविक आयु का एक ऐसा अनुपात है जिसमें 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। यानी यहाँ पर देखिए आप बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगा, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु यानी तैथिक आयु गुणे 100। मानसिक देखिए बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे तैथिक आयु को वास्तविक आयु भी कहते हैं, गुणे 100। मेंटल एज है, ये क्रोनोलॉजिकल एज है तैथिक आयु। बुद्धि लब्धि को इंटेलिजेंस क्वाइटिएंट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये हुआ IQ = MA बटे CA गुणे 100। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, IQ = MA बटे CA गुणे 100, जहाँ IQ क्या है, इंटेलिजेंस क्वाइटिएंट है, MA क्या है, मेंटल एज है, CA क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज है। अब देखिए बुद्धि लब्धि के मान तथा उसका अर्थ। अगर देखिए यहाँ पर यदि बुद्धि लब्धि का मान 140 से अधिक है तो बालक प्रतिभाशाली होगा, 120 से 139 है अति श्रेष्ठ होगा, 110 से 119 से श्रेष्ठ होगा, 90 से 109 है तो सामान्य होगा। बार बार यही पूछा जा रहा है, 140 से अधिक और 90 से 109 वाला। तो 90 से 109 सामान्य है और 140 से अधिक होगा तो बालक प्रतिभाशाली होगा, 80 से 89 होगा तो मंद होगा, 70 से 79 होगा तो सीमांत मंद बुद्धि होगा, 60 से 69 यदि होगा तो मूढ़ बुद्धि कहलाएगा, और यदि बुद्धि लब्धि का मान 20 से 59 आता है तो वह हीन बुद्धि है, और 20 या इससे कम आता है तो यह जड़ बुद्धि है। तो यहाँ पर ये बुद्धि लब्धि के मान उसका अर्थ आप जो है नोट भी कर सकते हैं। तो आज हमने इतना चीज़ें पढ़ा है जिसमें हमने बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषा क्या है, बुद्धि की विशेषता क्या है, बुद्धि के प्रकार क्या हैं, और बुद्धि के प्रकार में हमने थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया बुद्धि का प्रकार, गैरेट, हैब और कैटल द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकार को पढ़ा है, और मानसिक आयु एवं तैथिक आयु क्या होती है इसको जाने हैं। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय देखिए सबसे पहले स्टर्न ने दिया है 1912 ईस्वी में। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने तथा साइमन ने दिया था 1905 ईस्वी में, और इस परीक्षण में मानसिक बुद्धि जो है, इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में परिभाषित किया गया था। अब देखिए मानसिक आयु का संप्रत्यय भी बिने तथा साइमन ने ही दिया था, और 1916 ईस्वी में बिने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन कहाँ पर हुआ था, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। इसी संशोधन में जो है टर्मन ने बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र दिया था, और इसका फार्मूला होता है IQ = MA बटे CA गुणे 100। तो यहाँ पर और नीचे देखिए बुद्धि लब्धि के मान तथा उसका अर्थ है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।